हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए अमेजिंग चैप्टर लेकर के। नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस का चैप्टर है ये। प्रीवियसली आपने काफ़ी सारे लेक्चर देखे नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए यानी कि बैकएंड का सेटअप करने के लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है एक प्रोजेक्ट, और किस तरीके से आप एक बैकएंड एप्लीकेशन का सेटअप करेंगे, रेस्ट एपीआई वगैरह कैसे बिल्ड करेंगे, आप फ्रंट एंड का डेटा डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग देखने वाले हो आज के इस वीडियो में। तो बस पेशेंस रखिएगा और जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस तरीके से आपको चीज़ों को सीखते हुए चलना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो है वो इस प्लेलिस्ट में जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को ब्राउज़ नहीं किया है और आप बैकएंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप इस प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। जितनी भी बैकएंड की इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जा रही है और जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए बैकएंड में वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पीसी में मोंगोडीबी कंपास एक सॉफ्टवेयर होता है, ये होना चाहिए। ये मोंगोडीबी कंपास क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये वाला प्लेलिस्ट इंस्टॉलेशन एंड सेटअप वीडियो, इसमें मोंगोडीबी बताया गया है किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आप मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने इस पीसी में, ताकि आप आज का ये वीडियो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज ये जरा जो आपका फ़ोल्डर था नोड लेक्चर्स के नाम से, एक करंट के लिए एप्लीकेशन का सेटअप करेंगे हम बैकएंड में। उसके बाद हम फ्रंट एंड से कैसे उसका रिक्वेस्ट करेंगे और फ्रंट एंड से डेटा भेज करके कैसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाइएगा ज़रा करंट के नाम से। ठीक है, तो मैंने करंट के नाम से बना लिया और मैं लेक्चर का नाम दे देता हूँ यहाँ पर LEC-9, क्योंकि ये हमारा 9th लेक्चर है लगभग, तो मैंने डिफाइन कर दिया। तो नाम कुछ भी रखा जा सकता है। फिर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेंगे अपने इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले CLS कर लेना है और इस प्रोजेक्ट में npm init -y ये कमांड चलाना है। npm init -y, इससे क्या होता है, पैकेज डॉट जेसन आपके जो फोल्डर है उसमें बन जाता है। नोटिस कीजिए यहाँ पर जब जा करके आप देखेंगे तो जो अभी आपने करंट लेक्चर 9 इसके नाम से बनाया था, इसमें पैकेज डॉट जेसन का डिक्लेरेशन हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ों को इंस्टॉल भी करना है, एक्सप्रेस को और इसके साथ साथ मोंगोडीबी को और मोंगोज को भी इंस्टॉल करना है। तो npm, पहले आप ये कमांड चलेगा npm i एक्सप्रेस, और यहाँ पर इसके साथ साथ आप लिखिएगा मोंगोडीबी। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा मोंगोडीबी और इसके साथ साथ मोंगोज भी लिखिएगा। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ इंस्टॉल हो जाए, देख लीजिएगा जो है स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ इंस्टॉल करना है, एंटर प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। नोटिस कीजिए इंस्टॉल हो चुका है, CLS कर दीजिए और VS कोड में आ जाइए तरीके से। और ये जो आपका करंट लेक्चर 9 है इसमें एक नया फाइल बनाइएगा app.js के नाम से या index.js के नाम से, कैसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, index.js के नाम से फाइल बना लेता हूँ। अब इसी index.js में हम सर्वर से रिलेटेड काम करेंगे, यानी कि पोर्ट नंबर वगैरह और जो भी मिडिलवेयर वगैरह अप्लाई करना होता है वो मेन हमारा जो एप्लीकेशन का फाइल होता है उसी में करते हैं, यानी कि यही फाइल हमारा रन होता है पूरे एप्लीकेशन को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से और इसमें हम रिक्वायर करेंगे। एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेना है, एक्सप्रेस को एज अ फंक्शन कॉल करना है और ऐप के नाम से एक वेरिएबल बना करके उसमें रख लेना है, पोर्ट नंबर डिफाइन कर देना है और दो मिडिलवेयर आपको एग्जीक्यूट करना है। ये ऐप लेवल मिडिलवेयर होता है, ये पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। और अपना पोर्ट नंबर डिफाइन करना है और ये आपको कंसोल में प्रिंट करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और नोड मोन लिख करके चेक करना है कि हमारा जो सर्वर है वो चल रहा है कि नहीं। ये नोटिस कीजिए सर्वर इज रनिंग और पोर्ट नंबर 2020। ठीक है, तो ये बेसिक सा सेटअप था। अब आपको कैसे काम करना है, मान लीजिए आप जो है किसी यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो। यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि उसका नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, ठीक है, उसका प्रोफाइल पिक्चर, ये सब कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, उसका हम रोल नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब हम कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, डेटाबेस में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में जो है मॉडल वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको किस तरीके से एक सेटअप करना है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये आपका एक एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन में सारा काम आप यहाँ पर नहीं करेंगे index.jsx में, क्योंकि आप एक एज एप्लीकेशन आप इसमें काम कर रहे हो, ये कोई नॉर्मल काम नहीं कर रहे हो आप। एप्लीकेशन में कैसे काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आपका जो एप्लीकेशन हो
एक एप्लीकेशन का उसको रूप देना हो तो कैसे काम करेंगे उसके अंदर। सबसे पहले आपको इसके अंदर कुछ फ़ोल्डर्स बनाने हैं, जैसे कि राउट्स के नाम से सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा। इसमें सारे राउट्स का कलेक्शन रहेगा और उसके बाद अगला एक फ़ोल्डर बनाइएगा कंट्रोलर्स के नाम से, ठीक है? इसमें जो है हमारा कंट्रोलर्स यानी कि जितने भी कंट्रोलर होंगे राउट्स को कंट्रोल करने के लिए वो रहेंगे और एक और फ़ोल्डर बनाइएगा इसके अंदर जो है सर्विसेज़ के नाम से, ठीक है? सर्विसेज़ के नाम से बना लीजिएगा। एक और फ़ोल्डर बनाइएगा मॉडल के नाम से, तो इसी में आपको बना लेना है। मॉडल के नाम से या स्कीमा के नाम से आपको बना लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ स्कीमा के नाम से या स्कीमास के नाम से बना लेता हूँ। अब हमें हमें इसमें जो है स्कीमा का सारा कलेक्शन रखना है, इसमें सारे राउट्स का कलेक्शन रखना है और इसमें जो है कंट्रोलर का कलेक्शन रखना है। सर्विसेज़ में हमें सर्विसेज़ का कलेक्शन रखना है, ठीक है? ये 4 फ़ोल्डर आपको एप्लीकेशन के अंदर बनाना ही बनाना है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का सेटअप कर रहे हो, तो उसमें ये 4 फ़ोल्डर बनाना ही बनाना है। राउट्स, सर्विसेज़, कंट्रोलर एंड स्कीमा या मॉडल, इसका नाम मॉडल भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर राउट्स में सबसे पहले राउट्स को डिक्लेयर करना है, कुछ राउट्स बनाने हैं। तो राउट्स फ़ोल्डर के अंदर मान लीजिए मैं यूज़र्स के लिए काम करने वाला हूँ, तो मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा यूज़र्स डॉट राउट्स डॉट जीएस के नाम से, ठीक है? यूज़र्स डॉट राउट्स डॉट जीएस। अब इसके अंदर सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट बनाना है, ज़रा इस तरीके से एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि रिक्वायर फंक्शन कॉल करके इस तरीके से आपको एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से राउटर के नाम से और ये जो आपका एक्सप्रेस है इसी के अंदर से डॉट राउटर के नाम से सॉरी एक्सप्रेस राउटर इस तरीके से आपको जब फंक्शन कॉल कर लेना है। ये सब आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। अब इसी राउटर के लिए गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट सारे फंक्शन कॉल करेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट मेथड कॉल करेंगे। तो जो आपका राउटर है इसी के लिए डॉट गेट और यहाँ पर आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है और यूजर्स यूजर्स के नाम से हमारा एंड पॉइंट होगा, तो यहीं पर मैं यूजर्स डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नहीं डिफाइन करना है यूजर्स, इसको हटा दीजिएगा, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश दीजिए और कॉमा से सेपरेट करके आप यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव कर लीजिए। तो फिलहाल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैंने इस तरीके से सॉरी एक कॉल बैक के अंदर आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करना है, तो कॉल बैक के अंदर इस तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव कीजिएगा, ठीक है? इसी तरीके से आपको पोस्ट के लिए भी करना है। सबसे पहले गेट के लिए डिफाइन करना है और ये रिस्पॉन्स दे देना है, ठीक है? उसके बाद पोस्ट के लिए ये रिस्पॉन्स दे देना है, फिर पुट के लिए और भी रिस्पॉन्स दे देना है और फिर डिलीट के लिए ये रिस्पॉन्स दे देना है। तो 4 जनरली 4 ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। अब इन चारों का काम क्या है, कैसे क्या यूज़ होता है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये रिस्पॉन्स दे देना है। अब आपको इसका एंड पॉइंट कहाँ डिफाइन करना है? इसका एंड पॉइंट आपको index.jsx में यहाँ डिफाइन करना है, ठीक है? ये आपका कौन-सा मिडलवेयर होता है? ये आपका होता है ऐप लेवल मिडलवेयर। इसको बोलते हैं ऐप लेवल मिडलवेयर। अब ये जो आपका राउट है, इसके लिए भी आपको मिडलवेयर एग्जीक्यूट करना है, तो उसको बोलते हैं राउट लेवल मिडलवेयर, ठीक है? तो यहाँ पर आप कमांड पास कीजिएगा ज़रा इस तरीके से राउट लेवल मिडलवेयर, ठीक है? इस तरीके से। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले वो जो फ़ाइल है वहाँ वो उसको रिक्वायर कर लेना है। तो फ़ाइल वगैरह रिक्वायर करने का काम ऊपर ही किया करो। एक कॉन्स्टेंट बना लो ज़रा इस तरीके से यूज़र राउटर के नाम से या यूज़र्स राउटर के नाम से बना लो। तो जैसा फ़ाइल वैसा आप नाम यहाँ पर रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मीनिंगफुल नाम रखा करो। आपको आपको क्या करना है, रिक्वायर फंक्शन को डिफाइन करना है इस तरीके से और आपको डिफाइन करना है कि जहाँ पर index.js है वहीं पर आपका राउट्स फ़ोल्डर यानी कि राउट्स फ़ोल्डर वहीं पर है और उसी के अंदर है आपका users.routes.js। इस फ़ाइल को आपको यहाँ पर रिक्वायर कर लेना है। रिक्वायर करने के बाद आपका ये जो यूजर्स राउटर है, इसी के लिए मिडलवेयर डिफाइन करना है। कौन-सा मिडलवेयर? राउट लेवल मिडलवेयर। तो ला राउट लेवल मिडलवेयर डिफाइन करने के लिए ऐप, इसके अंदर से डॉट यूज़ फंक्शन, तो जहाँ पर भी यूज़ फंक्शन कॉल हुआ है, आप समझ लीजिए वो कोई मिडलवेयर है। जैसे यहाँ पर यूज़ फंक्शन कॉल हुआ तो एक मिडलवेयर है, ये भी मिडलवेयर है। ये कैसा मिडलवेयर है? ये ऐप लेवल मिडलवेयर है। अब आपको यहाँ पर राउट लेवल मिडलवेयर डिफाइन करना है क्योंकि इसमें हम राउट को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है? तो इसको फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे। इसमें आपको पहला आर्गुमेंट देना है आपका एंड पॉइंट, तो मैं यूजर्स के नाम से बनाने वाला हूँ, मैं इसलिए मैंने एंड पॉइंट ये डिफाइन कर दिया और कॉमा अगला अपना फ़ाइल डिफाइन करना है। तो यूजर्स राउटर हमारे पास फ़ाइल है, ऊपर की तरफ जो हमने इम्पोर्ट किया है, रिक्वायर किया है, उसको डिफाइन कर देना है। ठीक है? और यहाँ पर आज ये एक चीज़ छूट गया, आपको एक्सपोर्ट करना नहीं भूलना है राउटर को, तो मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम राउटर को एक्सपोर्ट ज़रूर कर देंगे। तो राउटर कौन-सा राउटर? वो जो आपका कांस्टेंट है, ये। ठीक है? इसी के लिए आपने गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट सारे फंक्शन कॉल किए हैं। अब आपको क्या करना है? पोस्टमैन ओपन करना है। ओपन कर लीजिएगा पोस्टमैन और जो आपका जो यानी कि बेस यूआरएल प्लस एंड ऑन कीजिएगा। तो हमारा बेस यूआरएल क्या है? बेस यूआरएल हमारा जो है, ये है लोकल होस्ट http:// से लोकल होस्ट
तो जब भी आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिले 404 नॉट फाउंड का, तो आप समझ जाइए कि आपका जो एंड पॉइंट है जिसका आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूजर्स, ये आपका बेस यूआरएल होता है और ये आपका एंड पॉइंट होता है, ये डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया कि जो आपका इंडेक्स डॉट जेएस है उसमें आ जाइएगा। यहाँ पर आपने फॉरवर्ड स्लेश नहीं दिया, तो फॉरवर्ड स्लेश दीजिएगा, स्लेश यूजर्स ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से सेंड पे क्लिक कीजिए, नोटिस कीजिए गेट रिक्वेस्टेड मैसेज आ गया। अब आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करके भी देखना है, सेंड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। पुट करके भी देखना है, सभी का रिक्वेस्ट करके देख लीजिए, डिलीट भी करके देखेंगे, नोटिस कीजिए सभी का रिस्पॉन्स आ चुका है। अब ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे जो नहीं है, तो उसके लिए 404 का मैसेज आएगा, ये देखिए। तो पैच हमने किया नहीं है, तो 404 है, पुट करेंगे तो नोटिस कीजिए रिस्पॉन्स मिल गया, पुट रिक्वेस्टेड। तो पुट पे क्या करते हैं, अपडेट करते हैं और यहाँ से कुछ भेजते हैं, आईडी वगैरह मैच करके अपडेट करते हैं, इसलिए यहाँ से कुछ भेजते हैं। और डिलीट करते समय भी हम यहाँ से कुछ भेजते हैं बगल से, तो उन दोनों को रिसीव करेंगे यहाँ पर। तो जब भी पुट रिक्वेस्ट होगा, याद रहे हमेशा कुछ ना कुछ रिसीव होगा। तो आईडी हम हमेशा भेजेंगे डिलीट करने के लिए और अपडेट करने के लिए, तो यहाँ आईडी रिसीव कर लीजिए। तो पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो अपडेट करेंगे, और डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा डिलीट करेंगे। कहाँ से डिलीट करेंगे, डेटाबेस के अंदर से। तो कॉलन और यहाँ पर आपको आईडी रिसीव कर लेना है, इस तरीके से बस इतना करना है। और गेट और पोस्ट पे आपको अभी काम करना है। तो गेट के लिए आपको यहीं पर काम नहीं करना है, और पोस्ट के लिए ना ही आपको यहाँ पर काम करना है, और पुट के लिए भी आपको यहाँ नहीं काम करना है। इसके लिए आपके पास कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर आपको काम करना है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का आपको डेटा स्टोर करना है, मान लीजिए आपको नेम, ईमेल, पासवर्ड और प्रोफाइल स्टोर करना है, 4 चीज़, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्कीमा प्रिपेयर करना होगा। अब मैं एक स्कीमा आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूँ, और आपको बाकी सब के लिए आप करना जान जाएंगे। यानी कि अगर आपने एक का सेटअप करना सीख लिया, तो बाकी के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से स्कीमा वगैरह क्रिएट कर पाएंगे। तो स्कीमा क्रिएट करने के लिए हमारे पास स्कीमास के नाम से फ़ोल्डर है, तो उसमें आपको एक नया फ़ाइल क्रिएट करना है, यूजर्स डॉट स्कीमा डॉट जेएस के नाम से। तो यूजर डॉट स्कीमा डॉट जेएस इसी के नाम से पहले बनाइएगा, ठीक है। तो यूजर डॉट स्कीमा डॉट जेएस इसके नाम से मैंने फाइल बना लिया। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले कौन से बनाना है, मोंगोस के नाम से या मोंगो के नाम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिक्वायर कर लेना है, क्या रिक्वायर कर लेना है, मोंगोस को। तो मोंगोस को आपको इस तरीके से रिक्वायर कर लेना है। टर्मिनेट कीजिएगा, एक कांस्टेंट बनाएगा इस तरीके से, डी स्ट्रक्चर करते हुए कैपिटल एस रहेगा इसमें स्कीमा के नाम से, और आपको यहाँ पर मोंगो को इस तरीके से डिफाइन करना है। तो इस मोंगो के अंदर से आपने स्कीमा वाले क्लास को एक्सेस किया। अब आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से, यूजर्स स्कीमा के नाम से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यूजर्स के लिए स्कीमा है, इसलिए यूजर्स स्कीमा। और जो आपका ये जो आपका स्कीमा है, इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, टर्मिनेट कर देना है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको डिफाइन करना है सबसे पहले नेम, क्या-क्या आपको स्टोर करना है, नेम। तो मुझे नेम स्टोर करना है, और उसका टाइप क्या रहेगा वो डिफाइन करना है। तो स्ट्रिंग रहेगा, इसलिए मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। मुझे ईमेल स्टोर करना है, और ईमेल का जो टाइप है वो स्ट्रिंग रहेगा, लेकिन यूनिक भी रहेगा। तो 2 चीज़ डिफाइन करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिफाइन कीजिएगा और टाइप डिफाइन कीजिएगा इस तरीके से, यानी कि इसका जो टाइप है वो डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, स्ट्रिंग, ठीक है। और अगला डिफाइन कर दीजिए यूनिक, यूनिक का वैल्यू ट्रू रखेंगे ताकि यूनिक रहे ये। तो यूनिक का वैल्यू इस तरीके से ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और डिफाइन करना है पासवर्ड के लिए, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, पासवर्ड के नाम से डिफाइन करेंगे, और इसमें स्ट्रिंग आने वाला है, इसलिए मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। एक और डिफाइन करेंगे प्रोफाइल के नाम से, ठीक है, और इसमें भी हम स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं, इसलिए मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आपको अगर आपको क्रिएटेड यानी कि डेट और टाइम की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो आप क्रिएटेड ऐड के नाम से बना लीजिए इस तरीके से। और इसमें आपको क्या करना है, इसका टाइप डिफाइन करना है, ठीक है, इस तरीके से। टाइप इसका हो जाएगा डेट, डेट, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर देना है डेट डॉट नाउ। तो डेट डॉट नाउ ये होता है, ये आपको डिफाइन करना है। तो इससे आपका जो डिफ़ॉल्ट डेट है वो आ जाएगा, यानी कि जब भी डेटा स्टोर होगा, तो डेट भी उसके साथ डेट और टाइम स्टोर हो जाएगा। तो कभी भी यहाँ से आप डेट टाइम ना क्रिएट करो, आप यहाँ पर यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉमा से सेपरेट करो इस तरीके से, और एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो, टाइम स्टैम्प के नाम से एक प्रॉपर्टी होता है, इसका वैल्यू ट्रू कर दो। तो टाइम स्टैम्प का वैल्यू जब आप ट्रू करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 2 प्रॉपर्टी और बन जाएगा, एक तो क्रिएटेड डेट
और दूसरा अपडेटेड डेट, 2 चीज़ें और स्टोर हो जाएँगी। तो यही चीज़ ट्रू किया करो टाइम स्टैम्प को, ठीक है? अब आपका मॉडल रेडी है, अब इसको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इसका यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर आपका जो मोंगो है, इसके अंदर से डॉट मॉडल के नाम से एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करना है और आपको डिफाइन करना है कि किस नाम से कलेक्शन बनेगा, यानी कि इस मोंगो डीबी में किस नाम से कलेक्शन बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएँगी। तो मुझे यूज़र्स के नाम से कलेक्शन बनाना है, इसलिए मैंने यूज़र्स डिफाइन किया, कॉमा से सेपरेट करेंगे और कौन-सा स्कीमा इस पे अप्लाई होगा, तो यूज़र्स स्कीमा हमारे पास है वो अप्लाई होगा, यानी कि ये वाला स्कीमा, ये आपको यहाँ डिफाइन कर देना है। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, ये आपको स्कीमा बना लेना है। अब आपका स्कीमा बन चुका है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आपको एक सर्विस का फ़ाइल बनाना है। तो जो आपका डीबी सर्विस है उसमें आ जाओ, ठीक है? ये जो आपका सॉरी सर्विसेज़ के नाम से एक फ़ाइल है, इसमें आ जाओ और इसमें एक नया फ़ाइल बनाओ डीबी डॉट सर्विसेज़ डॉट जेएस के नाम से। इसमें हम डेटाबेस सर्विसेज़ से रिलेटेड काम करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें भी आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से मोंगो के नाम से। मोंगो के नाम से ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मोंगोज़ के नाम से बना सकते हो। इसमें हम रिक्वायर कर रहे हैं मोंगोज़ को, ठीक है? तो मोंगोज़ को रिक्वायर कर लीजिएगा। इसी के ठीक नीचे आपको एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से यूआरएल के नाम से। अब इसमें हमारा डेटाबेस का यूआरएल स्टोर होने वाला है, वो यूआरएल आपको कैसे मिलेगा? ठीक है? तो डेटाबेस का यूआरएल स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है मोंगोडीबी में, यानी कि जो आपका कंपास है उसमें आ जाना है। लोकल होस्ट ये जो आपका दिखेगा, इसके कनेक्ट पे क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। कनेक्ट का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपको 3 डॉट दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिख जाएगा कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है? अब ये जो लोकल होस्ट है, इसके जगह पे आईपी एड्रेस लिखते हैं, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो लोकल होस्ट की जगह पे आपको ये आईपी लिखना है 127.0.0.1/27017 और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि किस डेटाबेस से कनेक्शन होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है LEC-9-CRUD इसके नाम से डेटाबेस बना लेता हूँ। तो ये डेटाबेस कहाँ बनेगा? ये जो मोंगोडीबी है इसके अंदर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है? इसी नाम से बनेगा। अगर होगा तो उससे कनेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो बन जाएगा। तो ये यूआरएल आपको क्या करना है, अब आपको ये जो आपका मोंगो है, यानी कि जो आपका मोंगो है, इसी के अंदर से डॉट कनेक्ट के नाम से फंक्शन होता है, कॉल करना है और अपना यूआरएल यहाँ पर पास कर देना है। तो अब क्या होगा, इतना करने से यानी कि इतना मात्र करने से आपका जो कनेक्शन है वो मोंगोडीबी डेटाबेस से सीधा-सीधा हो जाएगा। अब जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर कर सकते हो। तो हमारे पास इस फाइल के अंदर 4 फंक्शन होने वाले हैं, अलग-अलग काम के लिए। डेटा निकालने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए और डेटा जो है अपडेट करने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए 4 फंक्शन होने वाले हैं। मैं चारों का डेफिनिशन आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाइए ज़रा इस तरीके से रीड के नाम से। तो रीड डेटा के नाम से बना लीजिए, ठीक है? और यहाँ पर आपको स्कीमा को रिसीव कर लेना है इसके फंक्शन के पैरेंथेसिस में। स्कीमा इसलिए रिसीव करेंगे, जब भी हम रीड डेटा फंक्शन कॉल करेंगे तो उसका स्कीमा हम वहाँ से भेजेंगे कि किस स्कीमा के अंदर से हमें डेटा रीड करना है। अब आपको एक कांस्टेंट बनाना ज़रा इस से डीबी रिस्पॉन्स के नाम से। तो ज़रूरी नहीं कि डीबी रिस्पॉन्स के नाम से बनाएँ, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने बना लिया डीबी रिस्पॉन्स के नाम से। अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, थोड़ी देर का वेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि डेटा निकालने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आसिंग ज़रूर लगा दीजिएगा अगर आप अवेट लगा रहे हैं तो, फंक्शन से पहले, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये जो आपका स्कीमा जो आपने रिसीव किया, इसी के लिए डॉट फाइंड के नाम से फंक्शन कॉल करना है, इस तरीके से बस। फाइंड फंक्शन कॉल करेंगे, जितना भी डेटा होगा इस स्कीमा में निकाल के आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो बस इतना ही करना है और यहाँ से आपको डीबी रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कीजिएगा और जो आपका डीबी रिस्पॉन्स है उसको यहाँ से रिटर्न कर दीजिए, सिंपल। अब आपको अगला फंक्शन बनाना है क्रिएट डेटा के नाम से। आसिंग कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डेटा और स्कीमा रिसीव कर लेंगे। इसमें हम डेटा भी भेजेंगे और स्कीमा भी भेजेंगे क्योंकि हमें डेटा स्टोर करना है इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से डेटा निकालना है। तो डेटा निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं भेजते हैं, सिर्फ स्कीमा भेजते हैं। समझ में आ जाएगा आपको, होगा फिलहाल आपको ऐसे ही करना है। अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है डीबी रिस्पॉन्स के नाम से, अवेट और न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है? और ये जो आपका स्कीमा है इसी को एज़ अ फंक्शन कॉल करना है, यानी कि इसी का इंस्टेंस क्रिएट करना है और डेटा जो आपने डेटा भेजा उसको दे देना है। इस यानी कि जो आप डेटा भेजेंगे वो इसको देना है और इसके लिए सेव फंक्शन कॉल करना है। तो जो डेटा है आपका वो मोंगोडीबी कंपास में सीधा-सीधा स्टोर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको रिटर्न करना है, डीबी रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना है, ठीक है? इसी को ज़रा कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करें। अपडेट डेटा के नाम से यानी कि इसका फंक्शन नेम चेंज कर देंगे अपडेट डेटा में। इसको 3 चीज़ आपको देना है, एक तो आईडी देना है,
कहाँ अपडेट करना है, दूसरा डेटा देना है, क्या अपडेट करना है, तीसरा स्कीमा देना है कि किस स्कीमा में अपडेट करना है। ठीक है, 3 चीज़ रिसीव कर लीजिएगा और यहाँ से न्यू कीवर्ड हटा दीजिएगा। न्यू कीवर्ड हटा दीजिएगा। हटाने के बाद ये जो आपका स्कीमा होगा इसी के बगल में डॉट लगाइएगा और फाइंड बाई एक फंक्शन होता है, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, तो जैसे लिखा गया वैसे लिखिएगा। ये प्री डिफाइन फंक्शन होता है मोंगूस का। फाइंड, फाइंड में एफ स्मॉल रहेगा और बाई में बी कैपिटल रहेगा, उसके बाद आईडी में आई कैपिटल रहेगा और फिर एंड में ए कैपिटल रहेगा, अपडेट में यू कैपिटल रहेगा। तो फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट इस फंक्शन को कॉल करना है और इसको सबसे पहले आपको अपना आईडी देना है। तो जो आपने आईडी रिसीव किया ये आईडी दे दीजिएगा। उसके बाद आपको डेटा देना है और उसके बाद आपको, यानी कि ये सेव फंक्शन नहीं कॉल करेंगे इसके लिए क्योंकि अपडेट कर रहे हैं। ये सेव फंक्शन सिर्फ डेटा सेव करने के लिए, यानी कि क्रिएट रिकॉर्ड करने के लिए आपको कॉल करना है। और यहाँ पर कॉमन से सेपरेट कीजिएगा, न्यू कीवर्ड का वैल्यू ट्रू कीजिएगा। तो न्यू कीवर्ड का ट्रू, यानी कि न्यू कीवर्ड का वैल्यू ट्रू इसलिए करते हैं कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारा अपडेट हुआ वही हमें रिस्पॉन्स के रूप में रिटर्न मिल जाए। अगर आपने न्यू कीवर्ड को वैल्यू ट्रू नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका जो है पुराना वाला अपडेट हुआ, पुराना वाला रिकॉर्ड वो मिलेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए एक डेटा कोई स्टोर है उसको आप अपडेट कर रहे हो और न्यू कीवर्ड का वैल्यू आपने ट्रू नहीं किया यहाँ पर, तो वही पुराना वाला रिकॉर्ड आपको अपडेट मिलेगा रिस्पॉन्स के रूप में। और अगर आपने न्यू न्यू कीवर्ड का वैल्यू ट्रू कर दिया है तो आपको नया रिकॉर्ड जो आपने अपडेट किया वो मिलेगा रिस्पॉन्स के रूप में और इसको आपको रिटर्न कर देना है। इसको दोबारा से कॉपी कीजिएगा कंट्रोल सी करके, इसी के ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और डिलीट डेटा के नाम से फंक्शन बनाएंगे। तो डिलीट डेटा, ठीक है यहाँ पर। और इसमें भी आपको 2 चीज़ रिसीव करना है, आईडी। डेटा नहीं भेजते हैं डिलीट करते समय, सिर्फ हमें आईडी भेजना और स्कीमा भेजना है। और आपका जो आईडी है वो आपको पास करना है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन को। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट होता है और एक आपका फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट होता है, इसको कॉल करना है। बस इसको अपना आईडी दे देना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस सिर्फ और सिर्फ आईडी दीजिएगा। तो आईडी दे देंगे तो ये आपका क्या करेगा, डेटा को डिलीट करेगा और जो डेटा डिलीट हुआ वो रिस्पॉन्स के रूप में मिलेगा, इसको यहाँ से रिटर्न कर देगा। इतना करने के बाद आपको फिर से मॉड्यूल के नाम से, यानी कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इसका यूज करना है और एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है इस तरीके से। इसमें चारों को आपको एक्सपोर्ट कर देना है। पहला तो आपका है रीड डेटा, तो रीड डेटा, उसके बाद आपका जो है क्रिएट डेटा। एक्सपोर्ट करना जरूरी है तभी आप अगले में यूज कर पाएंगे इसको। उसके बाद आपका अपडेट डेटा, ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आपका अगला डिफाइन करना है डिलीट डेटा। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको काम करना है फ्यूचर में जब भी आप एप्लीकेशन का सेटअप करेंगे। तो इन चारों को आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेन काम करना है यहाँ पर देखिए। अब आपको जब भी आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको डेटा चाहिए होगा, यानी कि जब आप यहाँ से गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको डेटा चाहिए होगा। तो यहीं पर आप काम नहीं करेंगे, डेटा निकालने का काम यहाँ नहीं करेंगे, कभी भी याद रहे। अब आपको कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाना है डेटा निकालने का, ठीक है। तो कंट्रोलर आपका यहाँ पर है, ये रहा कंट्रोलर। इसके अंदर आपको एक नया फाइल बनाना है यूजर्स डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस के नाम से, यूजर्स डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस के नाम से। इसमें आपको काम करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, रीड, यानी कि एक कॉन्स्टेंट बनाऊंगा जरा इस तरीके से, रीड डेटा के नाम से। और यहाँ पर इसको असिंक्रोनियस रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इस तरीके से जो है रिक्वेस्ट को एंड रिस्पॉन्स को। तो जहाँ पर भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वहाँ से भेजेंगे, रिसीव कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको काम करना है। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद कैच ब्लॉक को स्टार्ट कीजिएगा और एरर को रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से कुछ जेसन रिस्पॉन्स दीजिए एरर के अंदर से। तो रिस्पॉन्स के अंदर से, यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स है इसके अंदर से डॉट स्टेटस फंक्शन सबसे पहले कॉल कीजिए इस तरीके से ज़रा। और इसमें स्टेटस को डिफाइन कीजिएगा यानी कि 500 इंटरनल सर्वर एरर के लिए होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगला फंक्शन कॉल करना है जेसन वाला, ताकि आप यहाँ से कुछ जेसन रिस्पॉन्स दे सको। मैंने मैसेज डिफाइन कर दिया इस तरीके से, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर ये डिफाइन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ जो आपका एरर आया है उसको भेज दीजिएगा। तो एरर के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे और ये जो आपका ERR है इसको आपको यहाँ से भेज देना है। अब आपको क्या करना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाना है और एक कॉन्स्टेंट बनाया जरा इस तरीके से डीबी रिस्पॉन्स के नाम से, ठीक है। अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, थोड़ी देर का वेट करेंगे और जो हमारा डीबी सर्विस है इसको रिक्वायर करेंगे इसके अंदर। ये जो डीबी सर्विस है ना इसको रिक्वायर कर लेंगे हम कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर फंक्शन है सारे डेटा रीड करने के। तो एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से डीबी सर्विस के नाम से, ठीक है। और जो आपका रिक्वायर फंक्शन उसको डिफाइन कीजिए इस तरीके से ज़रा।
और यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर से बाहर निकलना है, तो आपको दिख जाएगा सर्विसेज़ के नाम से फ़ोल्डर, इसी के अंदर है आपका डीबी सर्विस। इस फ़ाइल को रिक्वायर कर लेना है आपको, ठीक है? रिक्वायर करने के बाद यहाँ पर अवेट के बगल में ठीक आपका जो आपका डीबी सर्विस है, इसी के अंदर से कौन-सा फ़ंक्शन हमने बनाया है? जो है हमने बनाया है रीड डेटा के नाम से फ़ंक्शन। इसको आपको एज़ अ फ़ंक्शन कॉल करना है। अब रीड डेटा फ़ंक्शन जब आप कॉल करेंगे डीबी सर्विस के अंदर से, यानी कि इस फ़ंक्शन को आपने कॉल किया अभी रीड डेटा को, तो इसको क्या देना है? स्कीमा देना है। अब ये जो स्कीमा है वो कहाँ से मिलेगा आपको? तो जो आपका स्कीमा है वो ये वाला स्कीमा है, इसको आपको रिक्वायर करना है कंट्रोलर के अंदर। तो जैसे आपने डीबी सर्विस को रिक्वायर किया है, वैसे आपको कांस्टेंट मैनेजर इस तरीके से यूज़र स्कीमा के नाम से, यूज़र्स स्कीमा के नाम से रिक्वायर फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कीजिएगा इस तरीके से, और जो आपका स्कीमा है उसको रिक्वायर कीजिएगा। तो एक फ़ोल्डर से बाहर निकलेंगे तो स्कीमास के नाम से फ़ोल्डर है, इसके अंदर है हमारा users.schema.js के नाम से फ़ाइल। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका यूज़र स्कीमा है, वो यहाँ इसको पास कर देना है, ठीक है? तो ये जो आपने यूज़र स्कीमा पास किया रीड डेटा को, ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा स्कीमा में। इसी स्कीमा के लिए आपने फाइंड फ़ंक्शन कॉल किया है, डीबी रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके आपको कहाँ मिलेगा? कंट्रोलर में, यहाँ पर। अब इसी को आपको क्या करना है? रिस्पॉन्स के रूप में यहाँ से भेज देना है। तो एक कांस्टेंट बनाने की तरह इस तरीके से, सॉरी कांस्टेंट बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधा-सीधा आप रिस्पॉन्स के अंदर से, यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स है इसी के लिए डॉट स्टेटस फंक्शन 200 डिफाइन कीजिएगा, और इसके लिए जेसन फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे अपना जो भी डीबी रिस्पॉन्स है वो सीधा-सीधा यहीं से भेज देंगे। तो डीबी रिस्पॉन्स के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, उसमें जाएगा। मैं चाहता हूँ कि डेटा के नाम से प्रॉपर्टी बने, उसमें जाए। तो मैंने डेटा के नाम से प्रॉपर्टी बनाया, उसमें भेज दिया। अगर आपको कुछ मैसेज भी अटैच करना है, यानी कि इसके साथ कुछ मैसेज अटैच अटैच करना है, तो मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी बनाइएगा, और यहाँ पर आप डिफाइन कीजिएगा डेटा फाउंड। तो जो मैसेज आपको देना है वो आप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप डेटा फाउंड मैसेज दो, ठीक है? अब यहाँ पर रीड डेटा फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि इसका यूज़ हमें राउटर में करना है। तो आपको मॉड्यूल के अंदर से जो आपका मॉड्यूल है उसके अंदर से डॉट एक्सपोर्ट्स के नाम से फंक्शन कॉल कीजिएगा, और यहाँ पर आपको जो आपका रीड डेटा फंक्शन है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। अब इस रीड डेटा फंक्शन को कहाँ कॉल करना है? यहाँ पर, जब गेट रिक्वेस्ट होगा यहाँ पर कॉल करना है। तो पहला तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाएंगे ज़रा इस तरीके से, और कंट्रोलर के नाम से, या यूज़र कंट्रोलर के नाम से बना लीजिए, यूज़र कंट्रोलर इसके नाम से बना लीजिए। रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करेंगे, यही तरीका है, आपको कंट्रोलर को रिक्वायर करना है, ठीक है? यहाँ पर एक फ़ोल्डर से बाहर निकलेंगे, कंट्रोलर के नाम से फ़ोल्डर है, इसके अंदर है आपका users.controller.js के नाम से फ़ाइल, इसको आपको रिक्वायर कर लेना है। रिक्वायर करने के बाद ये जो आपका यूज़र कंट्रोलर है, इसी के अंदर से फंक्शन कॉल करना है। तो यूज़र कंट्रोलर, यानी कि जो आपका यूज़र कंट्रोलर है, इसको एक्सेस कीजिएगा। इसके अंदर से आपका जो फंक्शन है, कौन-सा फंक्शन है? रीड डेटा, इसको कॉल करना है। इसको क्या पास करना है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ से आपको पास कर देना है। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो आपने रिसीव किया, यहाँ पास किया, ये कहाँ जाएगा? कंट्रोलर में, यहाँ पर आ जाएगा। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपने रिसीव किया, और यहाँ रिस्पॉन्स की हेल्प से आपने रिस्पॉन्स दे दिया। अभी तक हम रिस्पॉन्स कहाँ से देते थे? राउट से देते थे, यहाँ से। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा तरीका ये है कि आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कंट्रोल एक्स कर लीजिए, इतना, और ये चीज़ हटाइए। सिर्फ़ आपको इतना ही लिखना है। यूज़र कंट्रोलर डॉट रीड डेटा, इसको एज़ अ फंक्शन कॉल करना है। तो याद रहे, जब भी आप इस तरीके से कंट्रोलर के अंदर से कोई भी फंक्शन कॉल करेंगे, तो फंक्शन ब्रैकेट नहीं देंगे। यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट आपको नहीं देना है। बस आपको जो आपका कंट्रोलर है उसके अंदर से जो भी फंक्शन कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल करिए। अब आपका जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वो डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ रिसीव हो जाएगा, इस कंट्रोलर के इस फंक्शन यहाँ पर, ठीक है? यानी कि रीड डेटा आपने कॉल किया ना यहाँ पर, तो इस रीड डेटा में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चला जाएगा। दूसरे आर्गुमेंट में जब आप ये पास करेंगे तब। इस चीज़ को आप सभी के लिए पास कर सकते हो, यानी कि सभी के लिए आप इस चीज़ को पास कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ गेट के लिए, आप सभी के लिए ये चीज़ पास कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव होगा। यहाँ पर आपने क्या किया? डीबी सर्विस के अंदर से रीड डेटा फंक्शन कॉल किया, स्कीमा दे दिया, ये स्कीमा आपको यहाँ मिल गया, ठीक है? आपने क्या किया? स्टेटस फंक्शन कॉल किया, और 200 स्टेटस दिया, जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो आपने रिटर्न कर दिया, डेटा फाउंड मैसेज दे दिया। इसी तरीके से आपने काम किया है। गेट रिक्वेस्ट करने से पहले एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो चल रहा है कि नहीं। तो सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है? अब आपको पोस्ट, यानी कि पोस्टमैन ओपन करना है, और आपका गेट रिक्वेस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यूज़र्स का गेट रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक कर देंगे। नोटिस कीजिए डेटा फाउंड रिस्पॉन्स आया, और डेटा एक एम्प्टी एरे आया। एम्प्टी एरे इसलिए आया क्योंकि अभी तक आपने कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया है। यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा लेक्चर 9 क्रेड। अब इसके अंदर यूजर्स के नाम से कलेक्शन दिखेगा, लेकिन इसमें आपने कोई भी डेटा अभी तक स्टोर नहीं किया है।
तो जैसे ही कनेक्शन होता है, उसका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है और यूजर्स कलेक्शन, ये यूजर्स के नाम से ही कलेक्शन क्यों क्रिएट हुआ? देखिए, यूजर्स के नाम से कलेक्शन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि आपने जब स्कीमा बनाया था, तो यहाँ पर नाम दिया था यूजर्स, ठीक है? तो यूजर लिखेंगे तो यूजर्स के नाम से कलेक्शन क्रिएट होगा और यूजर्स लिख देंगे तब भी यूजर्स के नाम से कलेक्शन क्रिएट होगा, नोटिस कीजिए, ठीक है? अब इस कलेक्शन में कोई भी डेटा नहीं है, डेटा स्टोर करेंगे। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से और जो है डेटा स्टोर करेंगे, तो यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, बॉडी में जाइएगा, बॉडी में जाने के बाद आपको यहाँ पर रॉ सेलेक्ट यानी कि जेसन सेलेक्ट करना है, नेम, ईमेल डिफाइन कर देना और इसके साथ-साथ पासवर्ड डिफाइन करना है। अभी प्रोफाइल मत भेजिएगा, अभी आपको प्रोफाइल नहीं भेजना है। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिफाइन कर दिया। पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्टेड मैसेज आएगा। अब यहाँ पर आ जाइए ज़रा, यानी कि राउट में, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्टेड मैसेज गया, ये चीज़ हटाइए ज़रा, इस तरीके से। अब आपका जो यूज़र कंट्रोलर है, ये जो आपका यूज़र कंट्रोलर है, इसी के अंदर से आपको फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है? जो है क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से। तो क्रिएट रिकॉर्ड के इसके नाम से हम फंक्शन कॉल करने वाले हैं, ठीक है? तो क्रिएट रिकॉर्ड, इस फंक्शन को हमने कॉल किया, अभी तक हमने बनाया नहीं है, इस फंक्शन को बनाएँगे अब हम। कहाँ बनाएँगे? कंट्रोलर में, तो यूज़र कंट्रोल में आ जाइए। ये आपका रीड डेटा है, इसी के ठीक नीचे आपको कॉन्स्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से, क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से असिंक डिफाइन करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट तो हमारा रिस्पॉन्स रिसीव कर लेंगे, कॉल बैक डिफाइन कीजिएगा, इसमें काम करेंगे हम। तो ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट कीजिएगा, कैच ब्लॉक को स्टार्ट कीजिएगा इस तरीके से, यानी कि जो आपका एरर है उसको भी कैच करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो आपका क्रिएट रिकॉर्ड फंक्शन है, इसको एक्सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। एक्सपोर्ट करना भूल गए तो आपको एरर मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, रिस्पॉन्स देंगे, तो किसी वजह से अगर फेल होता है सर्वर पे जाकर के तो इंटरनल सर्वर एरर का रिस्पॉन्स देना है, तो यहाँ डिफाइन कीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पर आ जाएँगे, एक कांस्टेंट बनाएँगे तरह इस तरीके से, डेटा के नाम से और रिक्वेस्ट के अंदर से अगर हम बॉडी रीड करें तो वो डेटा हमें मिल जाएगा जो हमने फ्रंट एंड से भेजा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कांस्टेंट बनाना है तरह से डीबी रिस्पॉन्स के नाम से और यहाँ पर आपको जो आपका डीबी सर्विस है, उसके अंदर से फंक्शन कॉल करना है। तो डीबी सर्विस के अंदर से कौन-सा फंक्शन कॉल करेंगे? जो है क्रिएट डेटा के नाम से फंक्शन है हमारे पास, इसको कॉल करना है। इसको आपको अपना डेटा दे देना और स्कीमा दे देना है। तो हमारा यूजर्स स्कीमा, डेटा हमारा क्या है, जो हमने फ्रंट एंड से रिसीव किया यहाँ पर वो, ये डेटा दे दीजिएगा और यूज़र स्कीमा दे दीजिएगा, ठीक है? यूज़र स्कीमा अपने ऊपर की तरफ रिक्वायर कर रखा है, इसको पास कर देना है। यही 2 चीज़ चाहिए क्रिएट रिकॉर्ड को, ये जो डीबी सर्विस के अंदर क्रिएट रिकॉर्ड है उसको। ये देखिए डेटा और स्कीमा, तो जैसे आपने रिसीव किया वैसे ही भेजिएगा। डेटा पहले आपने रिसीव किया है, तो यहाँ से आप पहले डेटा भेजेंगे। स्कीमा आपने बाद में रिसीव किया है, तो बाद में आप स्कीमा भेजेंगे, ठीक है? यहाँ यूज़र स्कीमा भेज रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ स्कीमा यहाँ लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका रिसीविंग वेरिएबल इसको बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, इसका भी नाम आप चेंज कर सकते हो। यही जो डेटा आया, उसको आपने स्कीमा को दे दिया, उसके लिए सेव फंक्शन कॉल किया, तो जो आप फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे वो स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि रिस्पॉन्स देना है। तो इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर 200 का रिस्पॉन्स देंगे। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया रिकॉर्ड क्रिएटेड। रिकॉर्ड क्रिएटेड, तो जो आपको मैसेज देना वो दे दीजिए और जो भी रिस्पॉन्स आया वो डेटा के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए और डीबी रिस्पॉन्स यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए। याद रहे, यानी कि जब भी आप इस डीबी फंक्शन के अंदर से कोई भी फंक्शन कॉल करेंगे तो अवेट यहाँ पर जरूर लगाएंगे, थोड़ी देर का वेट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो यहाँ वेट करो जरूर लगाइएगा और आसिंक डिफाइन कीजिएगा। आपका काम हो गया। अब आप यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करिए ज़रा, तो यूजर्स का हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस कीजिए रिकॉर्ड क्रिएटेड, ये देखिए ना इस तरीके से रिस्पॉन्स आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सॉरी एक बार रिफ्रेश कीजिए ज़रा, इस तरीके से रिफ्रेश किया हमने तो देखिए आईडी, नेम आ गया सोहित, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड आ गया। इसके वजह ये किसके लिए आया, यानी कि किस वजह से आया ये जो आपने स्कीमा में टाइम स्टैम्प का ट्रू किया था, इसी की वजह से आपका क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट आया। यहाँ पर आपने कहीं पर भी क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट नहीं लिखा है, उसी की वजह से आया, ठीक है? तो फिलहाल हमने पोस्ट के लिए डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुट के लिए और डिलीट के लिए भी डिफाइन करेंगे और फिर पेजिनेशन वगैरह के लिए भी हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से काम करना है, उसके लिए कैसे हमें राउट बनाना है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।